हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का सेशन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम 1.7 कवर करने वाले हैं और 1.7 में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजिस्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसे टर्म्स जो हम अकाउंट्स में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म्स आप इस 1.7 में जो सीखने वाले हो स्टूडेंट, वो आपको लास्ट ईयर्स तक, ठीक है ना, अभी आगे जितना भी आप पढ़ोगे हर ईयर में टर्म्स यूज होगे, तो आपको इन टर्म्स का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये वाला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक अकाउंट बेसिस Basic accounting terminology. In order to have a better understanding of accounting, it is necessary to know the meaning of certain basic terms used in accounting. Accounting is a versatile system which serves a large number of purposes in the modern business world. Hence, the following terminology need to be understood. ओके स्टूडेंट, तो अभी कुछ टर्मिनोलॉजी से कुछ टर्म्स दिए गए जिसे हम समझेंगे, और ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो अकाउंट्स है स्टूडेंट कई सारे लोगों के पर्पस को फुलफिल करता है, जो हमने पिछले स्लाइड में देख लिया है स्टूडेंट। ठीक है ना, चलिए मूविंग फॉर द ट्रांजेक्शन। सबसे पहला जो टर्म हम सीखेंगे स्टूडेंट वो है ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स and services between two persons or parties for money or money's worth is known as transactions. तो स्टूडेंट ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन हम जिसे कहते हैं जो दो पर्सन के बीच में कुछ लेन देन होती है स्टूडेंट, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन। अभी जो लेन देन होती है वो क्या हो सकती है स्टूडेंट? आइदर मनी, मनी एक्सचेंज हो सकता है, या फिर मनी वर्थ मतलब गुड्स स्टूडेंट। ठीक है ना, जब आप शॉप पे जाते हो, ठीक है, तो आप शॉपकीपर को क्या देते हो? पैसे देते हो, बरोबर। इन रिटर्न शॉपकीपर आपको क्या देता है? वो पैसे की जो कीमत आप पे करो उससे उतनी वैल्यू के वो गुड्स आपको देता है। तो यहाँ पे मनी मतलब जो आप दे रहे हो शॉपकीपर को, मनी वर्थ जो शॉपकीपर आपको दे रहा है स्टूडेंट गुड्स, उसको कहते हैं मनी वर्थ। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज होता है मनी और मनी वर्थ का स्टूडेंट, उस एक्सचेंज को हम क्या कहेंगे? ट्रांजेक्शन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की टाइप देख लेते हैं। सबसे पहला मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन किससे कहते हैं स्टूडेंट? The transactions which involve an exchange of money or money worth directly or indirectly is called monetary transactions. Only monetary transactions are recorded in the books of accounts. ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे मनी या मनी वर्थ एक्सचेंज होता है दो पर्सन के बीच में, वैसे ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, और वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं अकाउंट्स में। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट मॉनिटरी के अंदर ही वो है कैश ट्रांजेक्शन। A business transaction in which cash is paid or received immediately is known as cash transaction. ठीक है, तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन का एक टाइप है कैश ट्रांजेक्शन, जहाँ पे जब हम क्या बोलते हैं एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, तो ऑन द स्पॉट उसी समय हम क्या ले लेते हैं? कैश ले लेते हैं, उसको हम कहेंगे कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹15,000, या फिर पेमेंट ऑफ सैलरी एट ₹5,000। ठीक है, हमने कोई गुड्स खरीदा कैश देके, वो कैश ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। हमने किसी को पेमेंट किया सैलरी का, वो हमारा कैश ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट। ठीक है, सेकेंड है हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली at time of transaction, but it is paid or received at a later date. Example, goods sold on credit to Mr. Aman at 8,000, या फिर goods sold machinery to Mr. Amar Singh on credit of at ₹20,000। तो स्टूडेंट ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें गुड्स और सर्विस हम दे तो देते हैं, बट पेमेंट हमें ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है, कुछ समय बाद में मिलता है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ट्रांजेक्शन पहले ही हो जाता है दो पर्सन के बीच में, बट वहाँ पे आगे वाला पर्सन ऑन द स्पॉट पे ना करके फ्यूचर में पे करने का प्रॉमिस करता है स्टूडेंट। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन दो टाइप के थे स्टूडेंट, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आपको ट्रांजेक्शन का वर्ड का मतलब समझ में आ गया, एक्सचेंज, ठीक है, ऑफ मनी और मनी वर्थ। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जहाँ पे मनी या मनी वर्थ की चीज़ें दो पर्सन में एक्सचेंज होती है, उसको हम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के दो टाइप थे, कैश ट्रांजेक्शन जहाँ पे कैश इन्वॉल्व होता है, ऑन द स्पॉट पेमेंट होता है, और दूसरा था क्रेडिट ट्रांजेक्शन जहाँ पे हम
पर्सन को गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर देते, बट पेमेंट इन फ्यूचर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। क्या होते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, स्टूडेंट देखते हैं। द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ directly or indirectly are called non-monetary transactions. An exchange of one thing against another thing is called as barter transactions. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक चीज को लेके दूसरी चीज को हम देते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन को बार्टर ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और ऐसे ट्रांजेक्शन हम नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं करते स्टूडेंट, ठीक है ना, वो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। ओके, चलिए मूविंग फर्दर। एंट्रीज, recording a business transaction in the proper form or method in the books of account is called an entry. तो सर जब भी ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, हमने देखा बुक कीपिंग में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है तभी हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग, बरोबर। तो अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और स्टूडेंट अकाउंट में रिकॉर्ड को मेंटेन या फिर जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को जब हम कहते हैं, उसे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग नहीं कहते, उसे हम एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एंट्री, ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, बिजनेस में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसे रिकॉर्ड करते हैं, बट वो रिकॉर्डिंग को हम क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं, ठीक है ना। तो एंट्री का मतलब समझ गया, ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको रिकॉर्ड करना है, उस रिकॉर्ड करने को हम एंट्री कहेंगे। नेक्स्ट, नरेशन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस फॉर विच एन एंट्री इज पास्ड इज कॉल्ड नरेशन. It is always given in brackets below the journal entry, and it is usually start with the word begin or for. तो स्टूडेंट जब हम एंट्री पास करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद में, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। आपने खाली एंट्री पढ़ा था ऊपर, बरोबर ना। बट जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है स्टूडेंट, जो फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन, उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जर्नल एंट्री, ठीक है। तो आपने एंट्री देखा, तो ऊपर जो एंट्री था वो कुछ नहीं, अपना जनरल एंट्री ही था। ओके, और उसके नीचे हम एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं स्टूडेंट, कि जो एंट्री है वो किससे रिलेटेड है, किस चीज की एंट्री है, ठीक है ना, पता तो होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिसको हम नरेशन कहते हैं। एंट्री के जस्ट नीचे होता है स्टूडेंट ये, ठीक है, और इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ओके, और इसका जो स्टार्टिंग होता है स्टूडेंट नरेशन का, ठीक है, वो बिंग और फॉर से होता है। नॉर्मली हम देखेंगे सब जगह पे बिंग से ही एंट्री, सॉरी, बिंग से ही नरेशन पास किया जाता है। फॉर बहुत रेयरली यूज होता है, मैंने अब तक देखा नहीं कोई बुक में जहाँ पे फॉर से लोग ने नरेशन को स्टार्ट किया है। तो नरेशन का स्टार्टिंग लगभग बिंग से ही होता है, पूरी बुक में बिंग ही दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मूविंग फर्दर। Goods. What is goods? The term goods refer to merchandise, commodities, articles, or things in which traders trade. They, these are purchased or manufactured for the purpose of sale and to earn profit. तो स्टूडेंट गुड्स का भी यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। हर चीज गुड्स नहीं होती है। समझो एग्जांपल लेते हो, अगर मैं मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना, तो मेरे लिए जो गुड्स का डेफिनेशन होगा वो मेडिसिन होगी, ठीक है। क्या होगी स्टूडेंट? मेडिसिन। उसके अलावा मैं कोई फैन परचेस कर लेता हूँ शॉप में लगाने के लिए, तो फैन जो मैंने परचेस किया वो मेरे लिए गुड्स नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको ट्रेडिंग करने के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, ठीक है ना, उसको तो मैं शॉप में इंस्टॉल करने के लिए खरीद रहा हूँ। बट जब मैं मेडिसिन खरीदता हूँ तो उसका मेन मोटो क्या था? उसको रीसेल करना, और रीसेल करके प्रॉफिट अर्न करना। तो ऐसी चीजें जो आप खरीदते हो वापस रीसेल करने के लिए, ठीक है, उन्हीं को गुड्स कहा जाएगा। उसके अलावा जो हम चीजें परचेस करते हैं उसे एसेट कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो गुड्स का आपने डेफिनेशन समझ लिया, ऐसी कमोडिटी जो हम खरीदते हैं। खरीदते क्यों? ताकि हम रीसेल कर सके, ट्रेड कर सके, और उस ट्रेडिंग से हम प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके, तो एंट्री, नरेशन और गुड, ये तीन टर्म आपने सीखे ट्रांजेक्शन के अलावा। एग्जाम्पल, मेडिसिन आर गुड्स फॉर द केमिस्ट। ओके, सेकेंड, वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर वेजिटेबल वेंडर। थर्ड, parts like tire, engine, gearbox, cable are produced by vehicle manufacturer. तो vehicle manufacture के लिए सब क्या होगी स्टूडेंट? गुड्स होगी, क्योंकि ये सारी चीजें उसको व्हीकल मैन्युफैक्चर करने में काम आएगी। ओके, और से फिर वो रीसेल करेगा। लाइक बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सब लोग इन सभी के लिए, बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, इन सभी के लिए टायर्स, इंजन, गियर बॉक्स, केबल्स, ये सब क्या होगा स्टूडेंट?
गुड्स होगा, क्योंकि इसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल एंड ड्राइंग। क्या होता है कैपिटल और ड्राइंग? स्टूडेंट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर को बिजनेस में कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, बरोबर ना? बिजनेस ऐसे तो स्टार्ट नहीं होता है। सबसे पहले एक प्लेस डिसाइड करनी पड़ती है, उसके अंदर फर्नीचर फिक्स करवाना पड़ता है, उसके अंदर गुड्स भरने पड़ते हैं। अभी इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए रहता है स्टूडेंट? पैसे चाहिए रहता है, बरोबर। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए रहता है, और ये पैसे कौन लेके आता है? ओनर्स लेके आता है स्टूडेंट। जो ओनर होता है बिजनेस का, वही वो पैसे लेके आता है। तो जब कभी भी ओनर बिजनेस में कुछ पैसे लेके आएगा, ठीक है ना, जब कभी भी ओनर बिजनेस में पैसे लेके आएगा तो उसे हम कैपिटल कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? कैपिटल। तो वर्ड कैपिटल आपने समझ लिया, ठीक है। चलिए इसका पहला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैपिटल, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। ओके। Excess of asset over the liability is also called as capital. The equation for this is capital equal to asset minus liabilities. Okay student, तो कैपिटल को फाइंड आउट करने का एक और तरीका, इन बिटवीन द ईयर आपको अगर फाइंड आउट करना है, स्टार्टिंग में जब आपको पता है कितने पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उतना आपका कैपिटल हो गया। बट इन बिटवीन अगर आपको कभी कैपिटल फाइंड आउट करना है कि भाई ओनर ने कितने पैसे लगाए, तो उसका हम सिंपल एक इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, उन सब एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा एसेट क्या होता है अब तक, करेक्ट। एसेट जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस को बिलोंग करता है, उसको हम एसेट कहते हैं। माइनस लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी स्टूडेंट, ठीक है ना। आउटसाइड लायबिलिटी क्यों? क्योंकि जो भी हमने पैसे बाहर से लाए उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं, बरोबर ना। आउटसाइड इसलिए क्योंकि हम बाहर वालों से लेके आ रहे हैं। ठीक है, कैपिटल भी एक टाइप का लायबिलिटी, क्योंकि ओनर लेके आ रहा है कैपिटल बिजनेस के लिए, तो वो लायबिलिटी ना, कोई पैसा लेके आ रहा है तो वो लायबिलिटी बिजनेस के लिए। तो एसेट माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी कौन सी? आउटसाइड लायबिलिटी। जब एसेट में से मैं आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा स्टूडेंट, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? कैपिटल मिल जाएगा स्टूडेंट। ओके। ओके स्टूडेंट, तो ये हमें इक्वेशन के थ्रू क्या मिल जाएगा? कैपिटल मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट कैपिटल का। कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस has this amount is payable by the business enterprises to the owner at the time of closure of the business। तो स्टूडेंट कैपिटल भी क्या एक टाइप का लायबिलिटी है जो बिजनेस को रिपे करना पड़ता है। जब हम बिजनेस बंद करेंगे तो जितना भी पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया उसे उतना पैसा वापस मिल जाना चाहिए, इसीलिए हम कैपिटल को भी लायबिलिटी कहते हैं स्टूडेंट। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या स्टूडेंट? एक टाइप की लायबिलिटी है। ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम ड्राइंग। व्हाट इज ड्राइंग? तो जो हम अब तक 10th स्टैंडर्ड तक बुक्स में करते आ रहे थे वो हमारे लिए ड्राइंग था। बट अभी आपने क्योंकि कॉमर्स ले लिया स्टूडेंट, ड्राइंग का मतलब यहाँ पे थोड़ा डिफर हो जाएगा, ठीक है ना। ड्राइंग मतलब जब स्टूडेंट, जब कभी भी ओनर बिजनेस से कुछ चीजें लेके जाता है या बिजनेस से कुछ अपने पर्सनल एक्सपेंस पे कर सकता है, बरोबर करता है। नॉर्मली बिजनेस से बिजनेस के एक्सपेंस ही पे करना चाहिए, बट जब कभी भी ओनर बिजनेस से कुछ पर्सनल खर्चे पे करता है स्टूडेंट, ठीक है, तो उसे हम ड्राइंग कहेंगे, ठीक है ना। ये एक टाइप का विड्रॉवल हो गया, बिजनेस से कुछ चीज लेके जाना। जब हम बिजनेस में कुछ चीज लगाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और जब हम बिजनेस से पैसे निकालते हैं तो उसे हम ड्राइंग कहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ड्राइंग, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, assets etc withdrawn from the business by the owner for personal use is called as drawing। समझा आपने स्टूडेंट ड्राइंग क्या होता है? जब ओनर बिजनेस से पैसे निकालेगा उससे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स, ठीक है। एग्जाम्पल, अ प्रोपराइटर पे कॉलेज फी ऑफ हिज सन और पे फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, मोबाइल बिल एक्सेट्रा फॉर फ्रॉम द बिजनेस। तो अपने वो पर्सनल खर्चे, ठीक है, अपने सन की कॉलेज की फीस, मेडिकल का एक्सपेंस, मोबाइल बिल, जो उसका पर्सनल खर्चा है वो जब बिजनेस से पे कर रहा है, मतलब वो हैज गुड एज बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? ड्राइंग हो गया। समझा आपने स्टूडेंट कैपिटल और ड्राइंग? क्योंकि ये जो वर्ड है स्टूडेंट कैपिटल और ड्राइंग आप लोग 11th स्टैंडर्ड में कई बार यूज कर लोगे अभी आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। ओके, चलिए मूविंग फर्दर अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट। आप किसी मेडिकल स्टोर या शॉप में जाते हो, ग्रोसरी शॉप या मेडिकल स्टोर या कोई भी स्टोर, ठीक है ना।
वहाँ पे जाते हो और वहाँ पे जाके आप कोई पेमेंट उधार में लेते हो, कोई गुड्स लेते हो और उधार में लेते हो, ठीक है ना, क्रेडिट बेसिस पे लेते हो कि अभी पैसे नहीं है, आपको पेमेंट बाद में कर देंगे, ठीक है ना। तो जब आप उधार में लेके जाते हो स्टूडेंट, ठीक है, तो शॉपकीपर जो है, शॉपकीपर ने क्या किया, आपको क्रेडिट दिया। शॉपकीपर ने आपको क्या किया, आपको क्रेडिट किया, बरोबर ना, क्रेडिट दिया, सॉरी। तो शॉपकीपर के लिए, किसके लिए, शॉपकीपर के लिए आप क्या बन जाओगे, क्रेडिटर बन जाओगे। क्या बन जाओगे, क्रेडिटर, बरोबर ना, समझे आपको। आप शॉप में गए, शॉप में जाके आप कोई गुड्स खरीदते हो और पैसे ना होने की वजह से आप शॉपकीपर को बोलते हो कि अब आप इसका पेमेंट बाद में करोगे। तो शॉपकीपर आपको वो केस में क्या देता है, क्रेडिट देता है स्टूडेंट, ठीक है ना, पेमेंट करने के लिए टाइम देता है, आपको क्रेडिट देता है। तो क्योंकि शॉपकीपर आपको क्रेडिट दे रहा है तो शॉपकीपर के लिए आप क्रेडिटर हो गया, ठीक है। ओके, सॉरी सॉरी, आपके लिए, सॉरी, शॉपकीपर के लिए, आपके लिए शॉप वाला क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। आपके लिए शॉप वाला क्या हो गया स्टूडेंट, क्रेडिटर हो गया। मैं थोड़ा रॉन्ग बोल गया स्टूडेंट, सॉरी। जब आप शॉप में जाओगे, कोई गुड्स को उधार में खरीदोगे, क्योंकि शॉपकीपर ने आपको क्रेडिट बेसिस पे कुछ गुड्स सोल्ड किया, क्रेडिट बेसिस पे आपको गुड्स बेचा, तो आपको क्रेडिट किसने दिया, शॉपकीपर ने दिया, इसलिए शॉपकीपर आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है। तो अभी हमने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अब हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है ना। तो जब कभी भी आप नेक्स्ट टाइम पे स्टूडेंट शॉप में जाओगे, वही जहाँ से आपने उधार लिया था, तो शॉपकीपर आपसे क्या डिमांड करेगा, प्रीवियस जो क्रेडिट था, क्रेडिट जो पैसे आपको दिए थे उसका वो पैसा डिमांड करेगा, करेक्ट। तो शॉपकीपर के लिए आप क्या हो जाओगे, डेटर हो जाओगे। शॉपकीपर के लिए आप क्या हो जाओगे स्टूडेंट, डेटर हो जाओगे, ठीक है ना। वो आप जाओगे वैसे ही, शॉपकीपर आपसे डिमांड करेगा, दे पैसा दे, दे, डेटर, ठीक है ना, पैसा दे। तो शॉपकीपर को जो पैसा देगा, ठीक है ना, वो क्या हो गया, अपना डेटर्स। बहुत से डेटर्स को डेप्टर्स भी बोलते हैं स्टूडेंट, ओके। तो जो हमें उधार देगा स्टूडेंट, ठीक है ना, जो हमें उधार देगा उसे हम कहेंगे क्रेडिटर, और जिससे हमें लेना होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अभी दोनों एग्जांपल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर अगर आपने किसी को उधार दिया, ठीक है ना, जी सॉरी, आपको किसी ने उधार दिया, अगर आपको किसी ने उधार दिया तो वो क्या होगा स्टूडेंट, क्रेडिटर होगा, ठीक है। और आपको अगर किसी से पैसे लेने हैं तो क्या होगा, वो डेटर। ओके, सिंपल सा एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये हो गया, ठीक है ना। समझने के लिए हल्का सा ड्राइंग कर लेता हूँ मैं, ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ओके, 3% बना देता हूँ स्टूडेंट, ये सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, ठीक है। ये मैंने 3% बना दिए। अभी हमें इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, किस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ओके। तो हम इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो अलग अलग रिलेशनशिप डेवलप होता रहेगा। तो पर्सन वन, P1, पर्सन वन, पर्सन टू, ओके, एंड पर्सन थ्री। तो ये हमारे 3 पर्सन हो गए, ठीक है ना। तो पर्सन वन ने पर्सन टू को कुछ गुड्स दिया, ठीक है ना, क्या दिया, कुछ गुड्स दिया ऑन क्रेडिट। कैसे दिया, गुड्स ऑन क्रेडिट, ओके, गुड्स ऑन क्रेडिट शो किया। तो अभी पर्सन टू के लिए क्या होगा स्टूडेंट, पर्सन टू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है जस्ट, ठीक है ना। पर्सन टू के लिए पर्सन वन कौन हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट दे रहा है ना पर्सन वन, क्या कर रहा है, पर्सन टू को क्रेडिट दे रहा है, तो पर्सन टू के लिए पर्सन वन क्रेडिटर हो जाएगा, ओके। क्योंकि पर्सन वन क्या कर रहा है, क्रेडिट दे रहा है, उधार दे रहा है। तो जो पर्सन हमें उधार देगा, इन शॉर्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, पर्सन टू, हमें पर्सन टू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बस। पर्सन टू पर्सन थ्री को क्या कर रहा है, कुछ गुड्स सेल कर रहा है, ठीक है। गुड्स कैसे बेच रहा है, ऑन क्रेडिट,
ओके, सिंपल सा टर्म है स्टूडेंट, एक बार दिमाग में बैठ गया कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑन क्रेडिट बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जिससे हम गुड्स क्रेडिट में बेच रहे, डेफिनेटली हम उससे क्या करेंगे, पैसे डिमांड करेंगे। हर टाइम जब पर्सन 3 हमारे पास में आएगा, ठीक है, हम उसे क्या बोलेंगे, ला मुझे मेरे पैसे दे, ला मुझे मेरे पैसे दे। तो हमारे लिए आगे वाला पर्सन कौन हो गया, डेटर। क्या हो गया स्टूडेंट, डेटर, देने वाला बंदा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको उधार में बेचा तो हम इसे रिकवरी करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डेटर। तो पर्सन 3 कौन हो गया स्टूडेंट, पर्सन 3 हमारे लिए हो गया डेटर, मतलब पर्सन 2 का कस्टमर, ओके। और पर्सन 1 कौन हो गया हमारे लिए, हमारे लिए मतलब P2 के लिए कौन हो गया, क्रेडिटर, ओके। चलिए, इतना समझ गया आपको तो ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ जाएगा, ठीक है। मूविंग फर्दर, डेटर्स, a person who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtor. A debtor is a person who owes money to the business, ठीक है। डेटर वो व्यक्ति है स्टूडेंट, डेटर वो व्यक्ति है जिसे बिजनेस को कुछ पैसे देना है, ठीक है। अ पर्सन हु ओव्स मीन्स टू रिपे मनी टू द बिजनेस। तो पर्सन ओव्स का मतलब रिपे होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। जब कभी भी एक पर्सन को बिजनेस को रिपे करना था, ठीक है, बिजनेस को रिपे अगर करना है, तो वो आगे वाला कौन हो जाएगा स्टूडेंट, डेटर्स हो जाएगा, ये बिजनेस है हमारा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिजनेस क्या कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है, ठीक है, और ये पर्सन को वापस बिजनेस को पे करना है, तो ये पर्सन कौन हो गया, डेटर। नेक्स्ट, क्रेडिटर, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, इज नोन एज क्रेडिटर। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओव्स मनी, ठीक है। तो क्रेडिटर वो व्यक्ति स्टूडेंट जहां पे बिजनेस को कुछ पैसे आगे लौटाने चुकाने, ठीक है ना, या फिर वो व्यक्ति जिसने बिजनेस को कुछ उधार दिया हुआ है। तो ये टर्म था स्टूडेंट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और काफी फ्रिक्वेंटली ये यूज भी होने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मूविंग फर्दर देखते हैं एक्सपेंडिचर एंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कितने टाइप के एक्सपेंडिचर है उसके कुछ टाइप्स हम यहाँ पे कवर करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट, an amount spent by the business for any consideration received by business is called expenditure, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, कोई भी अमाउंट जो बिजनेस खर्च करता है स्टूडेंट, ठीक है ना, बिजनेस क्या करता है, खर्च करता है, फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव, क्यों खर्च करता है, ताकि इन रिटर्न से कुछ मिलना चाहिए ना, बरोबर। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। सिंपल सा एग्जांपल, जब आप जॉब करोगे स्टूडेंट, ठीक है ना, जब आप जॉब करोगे फॉर्म में जाके, तो क्योंकि आप सर्विस दे रहे हो तो फॉर्म आपको क्या देगा, सैलरी देगा। तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताया, अब हम इसमें देखेंगे टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, ओके। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है स्टूडेंट, वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स एसेट और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। It gives the benefit for a long period of time and it is non-recurring in nature. Example be student, example, purchase of machinery, extension of building, purchase of computer, etc. ओके स्टूडेंट, तो ऐसे खर्चे, ठीक है ना, जो हम फिक्स एसेट एक्वायर इनकर्ड करने के लिए करते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट मतलब ऐसी चीज जो मैं एक बार खरीद लूंगा, उसे कई सालों तक यूज करूंगा स्टूडेंट, उसे कहते हैं फिक्स एसेट, ठीक है ना। उसे मैं बार बार नहीं खरीदूंगा, एक बार खरीद लिया, जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हो स्टूडेंट, तो हर साल आप कंप्यूटर खरीदते हो, गया एक साल खरीद लिया मतलब 5 6 10 साल की तो गई, ठीक है ना। तो परचेज ऑफ कंप्यूटर क्या हो गया, अपना फिक्स एसेट, ठीक है। तो फिक्स एसेट के लिए जो अमाउंट हम खर्च करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, या फिर हम कुछ ऐसा खर्चा करते हैं जिससे मशीन क्या बोलते हैं, एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। घर का सिंगल माल है स्टूडेंट, सिंगल फ्लोर घर है और मैं ऊपर भी एक और घर बना देता हूँ, 1+1 कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा स्टूडेंट, बरोबर ना। जिससे क्या होगा, घर की कीमत बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसा खर्चा जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, या ऐसा खर्चा जो हमें एसेट एक्वायर करने के लिए करता हूँ स्टूडेंट, उसे हम कहेंगे
कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं अभी हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure is an expenditure from which no future benefit is expected, but having immediate or short-term benefit may be less than 1 year. Okay, it does not increase profit earning capacity of an organization. These are normally day-to-day operating expenses of a business organization and appears on the debit side of trading or profit and loss account. ओके स्टूडेंट, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे खर्चे जिससे मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलने वाला स्टूडेंट, ठीक है ना, और जो बार बार रिपीट होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, जो खर्चे बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि घर का लाइट बिल, करेक्ट ना, घर का लाइट बिल हो गया, आप किसी को पगार दे रहे हो तो हर महीने पगार देना पड़ता है, ठीक है ना, किसी को भाड़ा दे रहे हो तो हर महीने भाड़ा देना पड़ता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जो टाइम टू टाइम इनकर्ड होते रहते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड एक्सेट्रा। ओके, वेजेस मतलब स्टूडेंट जो मजदूर होते हैं उनको जब हम देते हैं काम करने के लिए, उसको वेजेस बोलते हैं, नॉर्मली डेली बेसिस पे दिया जाता है। सैलरी हम मंथली मंथली देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सारे खर्चों को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो आप सीखोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट चैप्टर है आपका फाइनल अकाउंट, इसमें ये दोनों टर्म आएंगे। ये दोनों अकाउंट में स्टूडेंट खर्चे लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? खर्चे। और ये खर्चे कौन से साइड में अपेयर होते हैं? दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो ये जितने भी खर्चे हैं हम ये दोनों अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। कुछ खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं और कुछ खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो कौन से खर्चे कहाँ पर आते हैं वो आपको आगे फाइनल अकाउंट चैप्टर में सीखने मिलेगा। ओके, चलिए अभी थर्ड टाइप का एक्सपेंडिचर देखते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या नाम है स्टूडेंट इसका? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट benefit of which is not exhausted within 1 year is called a deferred revenue expenditure. Such expenditure is written off over number of years. Such return of amount is shown on the debit side of profit and loss account, and written down, sorry, and unwritten amount is shown on the asset side of the balance sheet. ओके स्टूडेंट, सिंपल सा एग्जांपल वापस देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट का इसमें काफी कॉमन एग्जांपल है ये एडवर्टाइजमेंट का। तो स्टूडेंट कोई बिजनेस फॉर्म समझो एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है, ऐड दे रहा है टीवी पर, ठीक है। तो वो बिजनेसमैन क्या करता है, टीवी पे ऐड देना अपना रेवेन्यू खर्चा है स्टूडेंट, बरोबर ना। हर टाइम पेमेंट देना पड़ता है, हर टाइम इनकर करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट वो बिजनेसमैन क्या करता है स्टूडेंट, एक साथ में 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का पेमेंट एक साथ में कर देता है ताकि कुछ बेनिफिट मिल जाए, बरोबर ना। जैसे आप जिम भी जाते हो तो 2 साल का पैक लेने पे आपको डिस्काउंट मिलता है। क्लास भी जब ज्वाइन करते हो तो 2 साल के साथ में ज्वाइन करो तो आपको बेनिफिट मिलता है, बट पेमेंट जल्दी करना पड़ता है वो केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, कि बिजनेसमैन रेवेन्यू खर्चे के लिए वो पहले ही काफी बड़ा अमाउंट दे देता है, ठीक है, जिसका बेनिफिट उसको फिर लॉन्ग टर्म तक मिलता है। अगर 2 साल का पेमेंट कर देगा वो तो 2 साल तक उसको एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिलता रहेगा। बट जब हम अकाउंट्स बनाते हैं स्टूडेंट, तो जिस साल का खर्चा उसी साल लिखना चाहिए। अभी मैं करंट ईयर में ही 3 साल का खर्चा मैं एक साथ में अगर पे कर देता हूँ तो 3 साल का खर्चा एक साथ में रिकॉर्ड करना गलत होगा। तो करंट ईयर में मुझे सिर्फ करंट ईयर का खर्चा लिखना है। बाकी का जो खर्चा बचा हुआ है स्टूडेंट, वो मेरा एसेट साइड में आएगा। कहाँ आएगा? एसेट साइड में। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली मैं उससे सर्विस अवेल करूंगा ना, मैंने पेमेंट अगर किसी को कर दी तो उससे मैं सर्विस अवेल करूंगा। ओके, तो आपको ये समझ गए यहाँ पे। तो जिस साल का खर्चा है, ठीक है ना, उसी साल का हम खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, भले हमने पेमेंट आने वाले 3 साल का एक साथ में कर दिया, बट जिस साल का खर्चा है उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ऊपर ही हमने देखा था जो भी खर्चा है वो डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के या ट्रेडिंग अकाउंट के। तो ये खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। और जो अनरिटर्न अमाउंट है, अनरिटर्न ऑफ अमाउंट जो हमने राइट ऑफ नहीं किया, वो कहाँ पे आएगा? एसेट साइड में आएगा। कहाँ पे आएगा? एसेट साइड में आएगा। एग्जाम्पल, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, हैवी लीगल एक्सपेंसेस, या फिर आप बोल सकते हो रेंट पेड इन एडवांस ऑफ 2 years 3 years, ठीक है ना। वो भी आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल होगा। 2-3 साल का आपने रेंट साथ में पे कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये तो अपना कवर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट एंड
ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट, फिर देखेंगे हम कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट जो होता है वो सेलर परचेसर को देता है। डेफिनेटली आप जब जाते हो शॉप में तो दुकानदार सेलर होता है और आप कौन होते हैं, परचेसर। तो सेलर परचेसर को क्या देगा स्टूडेंट, डिस्काउंट देगा। ये डिस्काउंट दो टाइप का होगा, पहला होगा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होगा कैश डिस्काउंट। स्टूडेंट जब शॉपकीपर कोई गुड्स खरीदता है स्टूडेंट, ठीक है ना, होलसेलर से, जब शॉपकीपर कुछ गुड्स खरीदता है होलसेलर से, ठीक है, तो वो टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट को मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट, ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है वो हम देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट इज अ कंसेशन और अलावेंस गिवन बाय सेलर टू परचेज। जैसे मैंने आपको बोला था, सेलर परचेजर को ये डिस्काउंट देता है, ठीक है ना। देर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट, दो टाइप के डिस्काउंट है। सबसे पहला है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। चलिए देखिए व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। इट इज एन अलावेंस given on catalog price or list price of the goods. This discount is allowed at the time of purchase sales of good. The value of goods purchased sold recorded in net is net value payable, that is after deducting the amount of trade discount allowed. If goods of rupees 1000 are sold at 5% trade discount, the value of goods that will be recorded will be 950, both by purchaser and the seller, and not 1000. Hence, the trade discount does not appear in the books of account separately. तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप समझ लो कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है ना। आप कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस को आप एमआरपी बोल सकते हो एक बार, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ रहता है, लिस्ट प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है उसको कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस बोलते हैं। उस प्राइस पे जो होलसेलर होता है वो डायरेक्टली नहीं, वही रेट पे नहीं बेचेगा, उससे थोड़ा कम रेट में बेचेगा, बरोबर, ताकि रिटेलर भी कमा सके। तो जो डिस्काउंट होलसेलर रिटेलर को देगा स्टूडेंट एमआरपी के ऊपर या लिस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ट्रेड डिस्काउंट, ओके। और ट्रेड डिस्काउंट का एक एग्जांपल भी दिया, जैसे कि 1000 अगर लिस्ट प्राइस है, ठीक है ना, और 5% ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया गया है, तो हमारा जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 950। अभी ये जो 950 स्टूडेंट दोनों भी रिकॉर्ड करेंगे, परचेजर भी रिकॉर्ड करेगा उसको। जब परचेजर गुड्स खरीदेगा तो वो नहीं बताएगा 1000 का इसका एमआरपी है, 5% मुझे डिस्काउंट मिला है, 950 का गुड्स आया है मेरे पास में, ठीक है, ऐसा नहीं लिखेगा। वो डायरेक्टली 950 ही लिख देगा स्टूडेंट, ओके। सिमिलरली सेलर भी क्या करेगा स्टूडेंट, सेलर भी 1000 ना लिख के डायरेक्टली क्या लिख देगा, 950 लिखेगा। सेलर थोड़ा बताएगा मैं एमआरपी इतना था, मैंने इतना डिस्काउंट दिया, फिर बाद में इतने में बेचा। वो लोग डायरेक्टली 950 ही लिखेंगे, दोनों भी, बायर हो के सेलर हो। तो एमआरपी पे जो डिस्काउंट है स्टूडेंट एक कॉमन प्रैक्टिस होता है, जिसकी वजह से इसको हम बिजनेस में नहीं लिखते, ठीक है ना। इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट होता है स्टूडेंट, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, दोनों भी, परचेजर भी और सेलर भी। इस वजह से, क्योंकि दोनों भी जो अमाउंट है वो नेट वैल्यू ही लिखते हैं अपने बुक्स में, इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट अपियर नहीं होता है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप, कैश डिस्काउंट। It is a discount deducted from the final amount due at the time of receipts. ठीक है, it is the consideration given for encouraging prompt payment. It is given either for the spot payment or for payment within a specific period. Cash discount is calculated after deducting trade discount. Since it is a loss to the seller and gain to the buyer, cash discount appears in the books of account. ओके स्टूडेंट, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि प्रॉम्प्ट पेमेंट ले सके, ठीक है ना। आगे वाले को हम एनकरेज कर सके, जो है जल्दी पेमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, आपको और डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जो लालच दिया जाता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है। अभी क्योंकि दोनों, अभी सिंपल सा एग्जांपल, क्योंकि दोनों भी 950 में स्टूडेंट क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। अब जब सेलर बोलेगा कि आप जल्दी मेरे को पेमेंट करो, तो आपको 900 की जगह सिर्फ 900 देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेलर के लिए तो ये लॉस हो गया स्टूडेंट, क्योंकि उसको 950 मिलना चाहिए, उसकी जब भी सिर्फ 900 मिल रहा है, तो ये सेलर के लिए लॉस हो जाएगा। और परचेजर को 950 देना था, उसको सिर्फ 900 देना है, तो ये परचेजर के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 50 रुपीज़ गेन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों भी
डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है स्टूडेंट दोनों के लिए भी यहाँ पे, ठीक है ना। सेलर के लिए क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये लॉस हो रहा है, और बायर के लिए क्या हो रहा है, ये गेन हो रहा है। इसीलिए हम कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, मूविंग फर्दर, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। स्टूडेंट सिंपल सा क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है ये दोनों भी। सॉल्वेंट मतलब क्या, ऐसा पर्सन जो अपनी लायबिलिटी को पे कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है ना। ऐसा पर्सन जो अपनी लायबिलिटी को, लायबिलिटी मतलब क्या, हमें किसी को पैसे पे करना है, उससे हम लायबिलिटी कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे जिससे लायबिलिटी लिया हुआ है उसको वो रीपे कर सकता है, आइदर किसी और से लेके या फिर अपने एसेट्स को बेच के, वैसे व्यक्ति को हम सॉल्वेंट पर्सन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब जो किसी और से पैसे लेके भी नहीं दे सकता और खुद के एसेट बेच के भी रीपे नहीं कर सकता है, तो वो अपना जो बर्डन है रीपेमेंट का वो चुका नहीं पाता है, ऐसे पर्सन को हम इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट सॉल्वेंट। If a person's assets are more than its liability or equal to its liability, he is called a solvent person. Solvent person is financially sound and is in a position to pay all his debt. Okay स्टूडेंट, तो पर्सन जिसके एसेट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, और लाइबिलिटी क्या होती है, कम होती है, या फिर एसेट्स और लाइबिलिटी इक्वल होते हैं, वैसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, सॉल्वेंट पर्सन कहेंगे। ओके, और वो इस फाइनेंशियल पोजीशन में रहता है स्टूडेंट, ठीक है ना, वो कभी भी अपने डेब्ट्स इजीली पे कर सकता है, वैसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट पर्सन कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, अ पर्सनस टोटल एसेट्स हैव बीन कैलकुलेटेड टू रुपीज 50 lakh एंड हिज टोटल डेब्ट्स were 30 lakh. Since his position is sound, he is able to pay his debt. Therefore, he is called solvent person. Okay, friend? तो आपने देखा यहाँ पर पर्सन अपनी जो लायबिलिटी है वो इजीली क्या कर सकता है, पे कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। 50 लाख के एसेट्स को भी बेच के वो 30 लाख इजीली पे कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम सॉल्वेंट पर्सन कहेंगे। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट पर्सन। व्हाट इज, हु इज इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। A person whose liabilities are more than his assets is an insolvent person. Such person's liabilities are more than his assets. ठीक है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी ज़्यादा होती है स्टूडेंट, एसेट्स कम होते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंट बोल सकते हैं। वो व्यक्ति अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाता है, ठीक है ना, जो पैसे उसने उधार लिए थे किसी और से वो उसे वापस चुका नहीं पाता, ऐसे पर्सन को हम इंसॉल्वेंट पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया इसका भी एक, a person total assets of property have been calculated to 20 lakhs and his total debts were 50 lakh, and if he is not in a position to get any amount from any source, and if the court is also satisfied, then he will be declared as insolvent person. स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि चलो यहाँ पे टोटल एसेट कम है और लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको ऐसा नहीं कि हम इंसॉल्वेंट बोल देंगे। वो अगर उसके पास कैपेसिटी कि वो किसी और पर्सन से लेके वो पेमेंट का अरेंजमेंट कर सके तो उसे हम इंसॉल्वेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए, वो किसी और पर्सन से लेके वो पैसे क्या कर सके, रिपे कर सके, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या स्टूडेंट, कोर्ट डिक्लेयर करना चाहिए, वी आर नॉट द वन टू डिसाइड कि वो इंसॉल्वेंट है। अगर कोई आपको पेमेंट नहीं कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते वो इंसॉल्वेंट इसलिए पेमेंट नहीं कर रहा है। जब तक कोर्ट डिक्लेयर नहीं करता कि वो बंदा इंसॉल्वेंट है, ठीक है, कोर्ट आफ्टर वेरीफाइंग बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी बाद में वो डिक्लेयर करता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जब तक कोर्ट डिक्लेयर नहीं करता तो वी कांट से कि वो पर्सन इंसॉल्वेंट है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं अकाउंटिंग ईयर। इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट है वो भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर स्टूडेंट, आपने जो कैलेंडर ईयर देखा होगा, जनवरी से लेकर दिसंबर क्या होता है, अपना कैलेंडर होता है। नया ईयर स्टार्ट होता है कब, जनवरी में स्टार्ट होता है, दिसंबर में खत्म होता है, फिर से जनवरी में स्टार्ट होता है, दिसंबर में खत्म होता है, करेक्ट। ठीक उसी तरीके से अकाउंटिंग ईयर भी होता है। अकाउंटिंग ईयर भी अपना 12 मंथ का होता है। ओके, जो अप्रैल में स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है स्टूडेंट, अप्रैल में, और एंड कब होता है, मार्च में। तो अकाउंटिंग ईयर जो होता है हमारा अप्रैल टू मार्च होता है स्टूडेंट। तो जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो स्टूडेंट हर 1 अप्रैल को मैं एक नई बुक्स मेंटेन करता हूँ और 31 मार्च को वो बुक क्लोज करता हूँ, फिर वापस 1 अप्रैल को एक नई बुक मेंटेन करता हूँ, 31 मार्च को क्लोज करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। It is the period of 12 months from which an accounts are maintained and closed by the proprietor। 12 महीने का ये रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। Earlier, the proprietors were following any accounting year, that is calendar year or financial year or any other year as per
tradition. But now, for income tax purpose, an accounting year start on 1st April and end on 31st March. At the end of accounting year, a proprietor has to prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet to find out the financial position of the business. ओके स्टूडेंट, तो इनकम टैक्स की वजह से तो सारे जो अलग अलग मेथड से या फिर अलग अलग ड्यूरेशन से टाइम से अकाउंट प्रिपेयर करने को सब बंद हो गया। अभी सभी जन अप्रैल से लेकर मार्च में अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से लेकर मार्च अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं, ठीक है। और अकाउंटिंग ईयर खत्म होने पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है स्टूडेंट, ठीक है। ओके, मूविंग फर्दर, ट्रेडिंग एंड नेट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ओके स्टूडेंट, ट्रेडिंग और नेट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होता है ये हम देखते हैं। तो ट्रेडिंग मतलब क्या स्टूडेंट, ऐसा बिजनेस जो गुड्स एक्सचेंज करता है, क्या करता है, गुड्स गुड्स खरीदता है, गुड्स खरीद के वापस आपको बेचता है, तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब क्या स्टूडेंट, जो गुड्स नहीं बेचता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो स्कूल्स। अभी जब आप स्कूल में जाते हो तो आपको कोई गुड्स बेचता है क्या, नहीं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, ठीक है। हॉस्पिटल हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए स्टूडेंट, तो इन सभी को हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कहेंगे, ठीक है। और ट्रेडिंग कंसर्न जहाँ पे गुड्स बेचे जाते हैं आपको, ठीक है ना। और इनका मेन मोटो क्या होता है स्टूडेंट, प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है, ट्रेडिंग कंसर्न का। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट ट्रेडिंग कंसर्न। A business concern established with an objective of earning profit by selling goods is known as trading concern। सबसे important word है student goods, ठीक है ना। चलिए, it is also called as commercial organization और profit making organization, ठीक है। इनको हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है। It is an organization not established for making profit but for rendering service to the society. Okay, rendering service. An organization may be formed for promoting a useful object like art, science, sport, culture, charity, profession, etc. Okay, sir. तो आप देख रहे हो यहाँ पे सर्विस रेंडर किया जाता है, वैसे नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल स्कूल्स, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब एक्सेट्रा। चलिए, ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट हम देखते हैं गुडविल। व्हाट इज गुडविल? तो स्टूडेंट, गुडविल मतलब नेम एंड रेपुटेशन होता है स्टूडेंट। क्या होता है गुडविल मतलब, नेम एंड रेपुटेशन, करेक्ट। तो सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो स्टूडेंट, स्टार्टिंग में वो बिजनेस इतना ग्रो नहीं हो पाता, बरोबर। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे वो जुना होता रहेगा स्टूडेंट, डेफिनेटली लोग उसको आइडेंटिफाई करने लगते हैं, जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। तो वो जो क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम क्या कहेंगे, गुडविल, ठीक है। Goodwill may be described as an aggregation of those intangible attributes of a business which contributes to its superior earning capacity over the normal return on investment. It may arise from such attributes as favorable location, the ability and the skill of the employees and management, quality of its product and services, customer satisfaction, etc. ओके स्टूडेंट, तो कई सारे फैक्टर है जो गुडविल क्रिएट करने में मदद करे। एग्जांपल है फेवरेबल लोकेशन, ठीक है ना। सेकंड, वो कोई पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज इतने अच्छे हैं, मैनेजमेंट इतने अच्छे हैं कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं, तो लोग मैनेजमेंट को देख के, एम्प्लॉयज को देख के वहाँ पे जाना प्रीफर करते हैं। या फिर कई बार क्वालिटी को देख के स्टूडेंट, ठीक है ना, क्वालिटी को देख के लोग प्रोडक्ट को खरीदना प्रीफर करते हैं। दे विल बी रेडी टू पे मोर, ठीक है ना, वो लोग ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे, बट प्रोडक्ट पर्टिकुलर कंपनी का ही लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रोडक्ट है वो कैसे अच्छे हैं, ठीक है। उसके जो प्रोडक्ट है या फिर उसकी जो सर्विस है वो क्या अच्छी है स्टूडेंट, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से उसके लोग बाय करते हैं, और जिसकी वजह से जो कंपनी है स्टूडेंट, ओके, वो क्या करती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है स्टूडेंट। क्या करती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा अर्निंग की बढ़ जाती है ओवर नॉर्मल रिटर्न। जो नॉर्मल बाकी कंपनियां कमाती है उससे थोड़ा ज़्यादा कमा पाती है, क्योंकि उसका मार्केट में क्या गुडविल है, कस्टमर ज़्यादा पे करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है ना, उनके प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप किया है गुडविल।
और ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल स्टूडेंट, ठीक है, इसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जो कैरेक्टरिस्टिक है कस्टमर का बिलीव, ठीक है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ओके, प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती स्टूडेंट, ठीक है, वी कैन जस्ट फील आफ्टर यूजिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हम, सॉरी एक पॉइंट रह गया था। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन टर्म ऑफ मनी। तो हम इसको गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं कैसे, इन टर्म ऑफ मनी, मनी की टर्म में हम गुडविल को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या स्टूडेंट हमारा एक इंटेंजिबल एसेट है। चलिए मूविंग फर्दर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट क्या होता है वो समझते हैं स्टूडेंट। जब कभी भी हम कॉस्ट से ज़्यादा रेट में बेचेंगे तो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, प्रॉफिट होगा वो केस में, ठीक है। व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ गुड इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, इट इज़ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट से क्या होता है स्टूडेंट, कैपिटल बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, जितना भी प्रॉफिट होता है वो किससे बिलोंग करता है, ओनर को बिलोंग करता है, बरोबर ना। तो प्रॉफिट क्योंकि ओनर का है स्टूडेंट, तो उसका डेफिनेटली कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया है, इफ अ गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000 एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंट टू रुपीज 30,000 देन प्रॉफिट इज 20,000, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो हमने 50 में बेचा, उसके लिए खर्चा कितना हुआ 30,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 20,000। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट है स्टूडेंट, प्रॉफिट यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, ऑल एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे सारे के सारे खर्चे माइनस करने के बाद में। नेक्स्ट है हमारा लॉस, व्हेन द कॉस्ट, सॉरी व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, इट इज लॉस। लॉस डिक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। स्टूडेंट लॉस होगा तो भी कौन बेयर करेगा, अल्टीमेटली ओनर बेयर करेगा। तो लॉस होने की वजह से क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगा स्टूडेंट ओनर का। एग्जाम्पल, if the goods are sold for 50,000 and all expenses during the period amounted to rupees 60,000, then loss will be 10,000। स्टूडेंट यहाँ पे भी all expense दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए सारे खर्चे को माइनस करना पड़ेगा सेल्स में से, तब हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। नेक्स्ट इनकम, इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट स्टूडेंट। बहुत से बच्चे लोग को इनकम और प्रॉफिट एक जैसा ही लगता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज इनकम। It is a revenue arising as a result of business transactions, ठीक है। It is the amount receivable or realized from service provided and earning from the interest, dividend, commission, एक्सेट्रा, ठीक है स्टूडेंट। तो इनकम हम क्या बोलते हैं, जब कभी भी हम गुड्स बेचते स्टूडेंट, ठीक है, खर्च से माइनस नहीं करते, खाली जो गुड्स है गुड्स को हमने बेच दिया तो उससे हमें क्या हुआ, इनकम, ठीक है, उससे हम इनकम बोलेंगे। मतलब प्रॉफिट कब मिलता है, जब हम इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते तब हमें प्रॉफिट मिलता है। और इनकम मतलब क्या, जो हमने गुड्स बेचा खाली उससे जो हमें जितना भी पैसा मिला उससे हम इनकम कहेंगे, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से हमें जितना भी पैसा मिला या मिलने वाला है, ठीक है, रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है, रियलाइज मतलब मिला, मिला या मिलने वाला है, उससे हम क्या कहेंगे, इनकम। नेक्स्ट रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू, it is the income that a businessman, sorry, that a business has from its normal business activity, usually from the sale of goods and services to customer। तो स्टूडेंट रेवेन्यू किसे कहेंगे, अभी इनकम में तो सभी चीज़ें आ गई, बिजनेस की चीज़ें भी आ गई, नॉन बिजनेस की चीज़ें भी आ गई। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ था यहाँ पे अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट। अगर बिजनेसमैन ने या फिर बिजनेस ने एक एफडी ओपन करके रखी है स्टूडेंट, तो बिजनेस में डेफिनेटली वो एफडी से भी इंटरेस्ट आएगा। बिजनेस में क्या होगा स्टूडेंट, एफडी से भी क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, करेक्ट। तो एफडी से जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या हो गया, इनकम हो गया। भले वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी भी इसमें इनकम में इन्वॉल्व होगी, बट रेवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा है स्टूडेंट, गुड्स को बेच के जो पैसा है उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं अभी। एसेट, लायबिलिटी एंड नेटवर्थ। ओके, क्या है एसेट्स, लायबिलिटी और नेटवर्थ, चलिए देखते हैं। एसेट तो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया। एसेट तो भी चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन that owned that has a monetary value is called an asset. The ownership of the asset must be with business unit. Example, land, goodwill, patents, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो चीज़ भी बिजनेस ओन करेगा, जिसका जो ओनरशिप का राइट है वो बिजनेस का होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट का जो मालिक होगा वो बिजनेस होगा, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एसेट कहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेट, एसेट के टाइप देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, फटाफट। फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट एसेट। फिक्स एसेट को हम नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं,
बट हम टर्म नॉर्मली फिक्स एसेट ही यूज करते हैं, ठीक है। The asset which gives long-term benefit to the business are known as fixed asset. Example, land and buildings, plant and machinery, goodwill, etc. These assets may be tangible or intangible. तो स्टूडेंट जो फिक्स एसेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। और ये फिक्स एसेट से हमें क्या मिलता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जैसे कि आपने एक बार मशीनरी खरीद ली, ठीक है ना, तो मशीनरी से आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते रहोगे कई सालों तक, 2 साल 3 साल 4 साल, कई सालों तक आप करते रहोगे, ठीक है ना। और वो मशीन की वजह से आपको बेनिफिट मिलता रहेगा लंबे समय तक। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट जिससे हमें अराइज होता है उससे हम कहते हैं टेंजिबल, सॉरी उसे हम कहते हैं एसेट्स। और ये दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल जिससे हम छू सकते हैं देख सकते हैं जैसे कि मशीनरी, और इनटेंजिबल गुडविल जो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज वी कैन नॉट सी और टच, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करंट एसेट। फिक्स एसेट के बाद में करंट एसेट, assets which are held in the business for the operating year and can be converted into cash very easily are called current example debtors, bill receivable, cash in hand, cash at bank, stock etc स्टूडेंट, ठीक है ना। तो डेटर्स मतलब कस्टमर जिससे हमें पैसा लेना है, हमने किसी को उधार में बेचा है तो हम इजीली उससे हम पैसा रिकवर कर सकते हैं बिजनेस में, ठीक है ना। तो डेटर्स क्या होता है, डेटर्स हमारा एसेट है, बट कैसा एसेट है, करंट एसेट। विद इन अ ईयर हम पेमेंट रिकवरी कर लेते हैं। बिल रिसीवेबल, ठीक वैसे डेटा की ऐसे स्टूडेंट। कैश इन हैंड तो ऑलरेडी फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है कैश, तो जो चीज़ कंटिन्यूसली चेंज होती है स्टूडेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब क्या है अपना जो चीज़, ये एसेट्स है अपने, ठीक है, बिजनेस को बिलोंग करता है, बट ये कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, इसकी वजह से उसे हम क्या कहते हैं, करंट एसेट। और लास्ट एग्जाम्पल है स्टॉक, जो बिजनेसमैन गुड्स खरीदता है बेचने के लिए स्टूडेंट। डेफिनेटली आज मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो उसको 2 महीना 3 महीना के अंदर अंदर मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, बेच दूंगा, ठीक है। 2-3 मंथ्स में इजीली वो प्रोडक्ट बिक जाता है। तो ऐसे एसेट जो विद इन अ ईयर कन्वर्ट हो जाते हैं वापस कैश में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट। और कैश और बैंक भी अपना करंट एसेट है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा थर्ड टाइप है फिक्टिशियस एसेट, ठीक है स्टूडेंट। ये एसेट हमने ऑलरेडी कवर्ड कर दिया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, बरोबर ना। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम देखा था एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल, सेम एग्जांपल यहाँ पर भी है। दिस एसेट्स आर नॉट represented by tangible possession or property. They are imaginary assets but do not have any realizable value. Example, deferred revenue expenses like advertisement paid for 4 year etc, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई पोजीशन वगैरह नहीं होता स्टूडेंट, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जो बिजनेस को बिलोंग करती है, ठीक है ना। ये तो वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस ने एक साथ में पे कर दिया है, ओके। ये एसेट से कोई पैसे रियलाइज नहीं होंगे, कोई पैसे मिलने वाले हमें नहीं है, सर्विस मिल सकती है इन फ्यूचर, ठीक है ना, कोई एसेट्स मिलने वाले नहीं है। चलिए स्टूडेंट, अब ये लास्ट पार्ट हम कवर करते हैं, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट जो है वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी, द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नोन एज लायबिलिटी। जो बिजनेस को किसी और को पे करना है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। इट इज अ डेप्ट or amount due from the business to the other for the benefit received by the business unit. Example, loan taken, creditors, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है स्टूडेंट। कई सारे टर्म है जो आपको बाद में पता चलेगी, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब एक टाइप का शॉर्ट लोन है स्टूडेंट जो हम बैंक से टेम्परेरी पर्पज के लिए लेते हैं, ओके। तो जो बिजनेसमैन को या बिजनेस को पे करना है किसी आउटसाइडर को, उसको हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी के भी स्टूडेंट कितने टाइप है, दो टाइप है। कितने टाइप है, दो टाइप है। चलिए देखते हैं फटाफट। सबसे पहला है फिक्स लायबिलिटी, ठीक है। ऐसी लायबिलिटी जो बिजनेस में, मतलब ऐसे पैसे जो बिजनेस में आ चुके हैं और रिपे करने की जरूरत नहीं हाल फिलहाल, ठीक है, कई सालों तक 2-3 साल तक रिपे करने की जरूरत नहीं है, ऐसी लायबिलिटी को हम कहेंगे फिक्स लायबिलिटी, ठीक है। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स लायबिलिटी, ठीक है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक और एंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे पैसे जो बिजनेस में आ जाते हैं और कई समय तक, काफ़ी लंबे समय तक हमें पे करने की जरूरत नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे, फिक्स लायबिलिटीज। में एग्जांपल क्या दिया, सबसे पहला कैपिटल, एक बार उन्होंने पैसे डाल दिए तो फिर बिजनेस में ही रहता है स्टूडेंट, वापस वो बिजनेस से नहीं निकालता, ठीक है। सिक्योर्ड लोन, कोई हमने लोन लिया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, सब लॉन्ग टर्म होते हैं इन शॉर्ट। फिक्स लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लोन। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लोन आप बोल सकते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पेबल विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है स्टूडेंट, ठीक है, आर कॉल्ड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आर अराइज इन द रेगुलर current operation of the business. These liabilities
आर नॉट नॉर्मली सिक्योर्ड, ठीक है, लायबिलिटी नॉर्मली सिक्योर्ड नहीं होती है। एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एक्सेट्रा। सिक्योर्ड मतलब क्या स्टूडेंट, गिरवी, जैसे हम कोई लोन लेने जाते हैं तो हमें सोना वगैरह गिरवी रखना पड़ता है, बराबर, कोई चीज़ें ऐसी होती है जो रखनी पड़ती है, बदले में फिर पैसे मिलते हैं। ओके, तो उसको हम सिक्योर्ड बोलते हैं। जब हम कोई चीज़ देके लोन लेते हैं तो उसको सिक्योर्ड बोलते हैं, और हम ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम नॉट सिक्योर्ड बोलते हैं। तो गुड लोन नॉट सिक्योर्ड। ओके, चलिए मूविंग फर्दर, नेट वर्थ ऑफ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, ठीक है, कोई भी आप नाम से बोला सकते हो, नेटवर्थ बोल सकते हो, ओनर्स इक्विटी बोल सकते हो, या फिर कैपिटल भी बोल सकते हो, सब एक ही टर्म है स्टूडेंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, ये तो आपको पता ही है। एज वेल एज एक्सिस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल। आपने इक्वेशन देखा था, या फिर नेटवर्थ, ठीक है, या आपने इक्वेशन देखा था, इक्वेशन में ये चीज दिया हुआ था स्टूडेंट, कैपिटल का इक्वेशन, ठीक है। नेटवर्थ इंक्लूड कैपिटल एंड रिजर्व। नेटवर्थ में स्टूडेंट क्या क्या आता है, नेटवर्थ में कैपिटल भी आता है और रिजर्व। रिजर्व क्या होता है स्टूडेंट, कई साल बिजनेस प्रॉफिट जब करता है, तो हर साल, कई साल जब बिजनेस रन करते हैं हम लोग तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोग सेविंग में रख देते हैं स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व। तो जो नेटवर्थ है, ठीक है, या फिर जो कैपिटल है, वो किससे बना हुआ, कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है। ओके, लास्ट, कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। तो स्टूडेंट जो कैपिटल जो ओनर बिजनेस में लाता है वो कैश में भी ला सकता है और काइंड में भी ला सकता है स्टूडेंट, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट इसी के साथ में हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा कवर होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स। ओके, थैंक यू।